Hello students, I am again back with part 4 of chapter number 1, the Union Legislature, the Union Parliament. Students, I hope you all have seen part 1, 2 and 3 of this chapter. If not, to watch it. बेटा पार्ट 3 का जो वीडियो था वो हमने यहाँ पर एंड किया था. पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा से. तो बेटा राज्यसभा को ही हम अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं. राज्यसभा का ही दूसरा नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स है. ठीक है, राज्यसभा इज़ ऑल्सो नोन एज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा इज़ ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है, जो राज्यसभा है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है किसको? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को. ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स किसके हैं? इंडियन यूनियन के. ठीक है, तो बेटा आज हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. तो 28 स्टेट्स से 8 यूनियन टेरिटरीज से कुछ मेंबर आते हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है? तो बेटा जो इंडियन यूनियन है वो किससे मिलके बनी है? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से मिलके बनी है. ठीक है, तो जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करती है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को. कौन से फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को? इंडियन यूनियन के. अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो राज्यसभा की 250 मेंबर्स हो सकती हैं. अब यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो दो कैटेगरी इसके होते हैं. एक होते हैं नॉमिनेटेड और दूसरे होते हैं इलेक्टेड. नॉमिनेटेड बेटा अब हम नॉमिनेटेड मेंबर्स को पढ़ेंगे. तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में उन्हें नॉमिनेट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है. अब प्रेसिडेंट बेटा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तो किसी को अपॉइंट नहीं कर देता है. ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं. किस किस फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं ये? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, इकोनॉमिक्स, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स. ठीक है, जैसे मैरी कॉम मेंबर रही हैं, सचिन तेंदुलकर मेंबर रहे हैं म्यूजिशियन भी हो सकता है, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है. तो दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. इन्हें नॉमिनेट प्रेसिडेंट करेंगे फ्रॉम अमंग पर्सन, उन लोगों में से जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. किस किस फील्ड का? लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट्स का, सोशल सर्विस का, म्यूज़िक का, स्पोर्ट्स का. जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो 12 होते हैं नंबर में. जो प्रिंसिपल होता है नॉमिनेशन का यही है कि हम अलग अलग फील्ड से ऐसे लोगों को लेके आए राज्यसभा में जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन हो राज्यसभा में. और वो अकेले अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बेटा. वो अगर लिटरेचर से बिलोंग करेंगे तो एंटायर लिटरेचर कम्युनिटी को, अगर वो म्यूजिशियन होंगे तो एंटायर म्यूजिशियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है नॉमिनेशन का उसका एक ही एम है कि अपर हाउस में किसका भी रिप्रेजेंटेशन हो डिस्टिंग्विश्ड पर्सन का. बेटा हम पास में देखते आए हैं कि बहुत सारे जो एमिनेंट पर्सन्स हैं उन्हें नॉमिनेट किया गया है. किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा. जैसे राज रामन्ना जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, मृणाल सेन जो कि फिल्म प्रोड्यूसर थे, मृणाल सेन फिल्म प्रोड्यूसर, राजू रामन्ना न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हेमा मालिनी एक्ट्रेस थी. ठीक है, करतार सिंह दुग्गल राइटर थे, निर्मला देश पांडे सोशल वर्कर थी, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर ये भी नॉमिनेटेड मेंबर्स में से ही थे बेटा. अब हम इलेक्टेड मेंबर्स की बात करेंगे. तो बेटा अगर हम इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये स्टेट से भी आते हैं और यूनियन टेरिटरी से भी आते हैं. 238 मेंबर्स जो होते हैं उन्हें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट किया जाता है. जो एलोकेशन होता है सीट्स का वो इक्वल नहीं होता बेटा कि गोवा को भी राज्यसभा में उतनी सीट्स मिली, मिज़ोरम को भी उतनी मिली और यूपी और बिहार को भी उतनी मिली. ऐसा नहीं है. ये जो 238 मेंबर्स आएंगे स्टेट से, यूनियन टेरिटरीज से, ये स्टेट की पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में होंगे. हर स्टेट को इक्वल सीट्स नहीं मिली हैं. ठीक है, एज दिस वुड बी अनडेमोक्रेटिक. अगर ऐसा होता तो ये अनडेमोक्रेटिक हो जाता है क्योंकि हम तो 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू पे बिलीव करते हैं. कुछ स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है. तो हम कैसे सारे स्टेट्स को एक जैसी सीट दे दें? सीट्स अलॉट की गई हैं स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे. जैसे उत्तर प्रदेश जो है बेटा उसके 31 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में. पंजाब 7 मेंबर को भेजता है. गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम 1 मेंबर को भेजते हैं. गुजरात नहीं, सॉरी
अगर हम बात करें मिज़ोरम, मेघालय, गोवा, मणिपुर की, तो इनसे एक एक मेंबर आएगा। पंजाब से 7 मेंबर आते हैं। यूपी से 31 मेंबर्स आते हैं। जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की, वो 3 मेंबर भेजती है। पुदुचेरी एक ही मेंबर भेजता है। जम्मू कश्मीर 4 मेंबर भेजता है। जम्मू एंड कश्मीर 4 मेंबर। पुदुचेरी 1 मेंबर। दिल्ली 3 मेंबर्स। मिज़ोरम, मेघालय, गोवा, मणिपुर एक एक मेंबर। पंजाब 7 और उत्तर प्रदेश 31। अब हम इलेक्शन को पढ़ेंगे। तो बेटा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर स्टेट के राज्यसभा में, उन्हें इलेक्ट करते हैं कौन लोग? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठते हैं, है ना, जिन्हें हम विधायक कहते हैं, उनके इलेक्शन में हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वोट देने जाते हैं। तो विधायक जहाँ बैठे होते हैं, ठीक है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, तो सारे विधायक मिलके ये डिसाइड करते हैं, इलेक्ट करते हैं उस व्यक्ति को जिनको वो अपने स्टेट से राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर स्टेट के राज्यसभा में, उन्हें इलेक्ट करने का काम करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। कौन से इलेक्टेड मेंबर? लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। और ये किस सिस्टम के थ्रू होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। आप लोगों ने बेटा अपनी क्लास 9th में दोनों ही सिस्टम को पढ़ा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जब हम नॉर्मली लोकसभा के लिए या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट डालने जाते हैं, तो हम 1, 2, 3 कैंडिडेट में से सिर्फ किसी एक को वोट डाल देते हैं, बाकी 2 को छोड़ देते हैं। पर जब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो बेटा हम इन तीनों को रैंकिंग देंगे कि भाई 3rd वाला बन जाए, 3rd नंबर पे जो नाम लिखा है वो इलेक्ट हो जाए, इसको मैंने फर्स्ट रैंकिंग दी है। जो 1st नंबर पे जो नाम है वो इलेक्ट हो जाए, ये मेरी 2nd प्रायोरिटी है ना। 3rd नंबर पे मैं जिसको देखना चाहता हूँ, या मैं जिसको देखना चाहता हूँ कि इसके लीस्ट चांसेस है, उसको मैंने कौन सी रैंकिंग दे दी? 3rd रैंकिंग दे दी। चलो अगर ऐसे 1, 2, 3 से समझ में नहीं आए तो ऐसे समझो, राम है, सीता है और श्याम है। मैं चाहती हूँ कि श्याम इलेक्ट हो जाए, तो मैंने 1st रैंकिंग श्याम को दे दी। 2nd मेरा प्रेफरेंस राम है, पर मैं नहीं चाहती कि सीता बने, तो 3rd प्रेफरेंस मैंने किसको दिया है? सीता को दिया है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप रैंकिंग देंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को आपने 1st रैंक दी है, उसके आने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो जो 2nd रैंक वाला व्यक्ति होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है here to there, मतलब इसकी काउंटिंग होती है। फिर अगर बेटा आप लोगों को अभी भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट समझ में नहीं आया है, तो बेटा यूट्यूब पे 2-2, 5-5 मिनट की वीडियोस हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि मैं यहाँ एग्जांपल दे के बताऊँगी तो वैसे ही इस चैप्टर का 4था पार्ट मैं बना रही हूँ, ठीक है। देख लेना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, उन्हें कौन चुनता है बेटा? उन्हें चुनने का काम किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। इसे ध्यान से सुनो, जो हमारा पार्लियामेंट है उसने पहले ही प्रिस्क्राइब किया है कि यूनियन टेरिटरीज से जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उन्हें किस तरीके से चुना जाएगा, किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा। जो 3 रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली से आते हैं बेटा, तो दिल्ली में तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुदुचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो पुदुचेरी और दिल्ली की तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई कि वहाँ पर तो लेजिस्लेटिव असेंबली चुन लेगी कि किसको उनको राज्यसभा में भेजना है। पर बची हुई जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पर क्या नहीं है बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ पर पार्लियामेंट ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको कैसे इलेक्ट करना है, तो वैसे इलेक्शन हो जाएगा। अब हम टर्म की बात करें बेटा, अगर हम टर्म की बात करें तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ये पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होता जैसे लोकसभा हो जाता है। इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व लाइक लोकसभा। ईच मेंबर जो होता है राज्यसभा का, उसे इलेक्ट किया जाता है 6 ईयर्स के लिए। जो 1/3 होते हैं मेंबर्स आउट ऑफ टोटल मेंबर, जैसे टोटल मेंबर कितने हुए? 215 हुए, तो उनके जो 1/3 मेंबर होंगे वो हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। जो 1/3 मेंबर होते हैं, टोटल जितने भी मेंबर हैं, सपोज़ करो 250 मेंबर की हम बात करें,
तो इसका जो 1/3 मेंबर होगा ये हर 2 साल में रिटायर होगा। मेंबर्स कैन बी री इलेक्टेड इफ़ दे सो डिज़ायर। अगर किसी मेंबर को ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा इलेक्ट किया जाना चाहिए राज्यसभा के लिए, तो उसका इलेक्शन दोबारा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उस स्टेट पे जो उन्हें इलेक्ट करके भेज रहा है। ठीक है, अगर उनके इलेक्टर्स उन्हें सपोर्ट करेंगे तो कोई मेंबर दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता पूरी तरह लोकसभा के जैसे। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उन्हें 6 ईयर्स के पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है। जो 1/3 मेंबर होते हैं टोटल मेंबर्स के, है ना, वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। मेंबर्स री इलेक्ट हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है, अगर उनका इलेक्टर सपोर्ट करेगा तो वापस से आ जाएंगे। अब बेटा हम क्वालिफ़िकेशंस की बात करेंगे कि अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन और जो डिस्क्वालिफ़िकेशन होते हैं राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए वो मोस्टली सेम ही है जैसे हमने लोकसभा के लिए पढ़े थे। बस एक एज के क्राइटेरिया का डिफरेंस आता है कि लोकसभा के लिए अगर आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो आपका 25 साल का होना ज़रूरी है, वहीं पे राज्यसभा के लिए 30 साल एज है। ठीक है, मिनिमम आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप राज्यसभा के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो। जो क्वालिफ़िकेशन होता है राज्यसभा का, अब हम वो देख लेते हैं बेटा। वैसे तो ये लोकसभा जैसा ही है, 1-2 डिफरेंस है वो देख लो। पहला ये कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लोकसभा में भी यही था। लोकसभा में यहाँ पर एज 25 होती है, यहाँ पर 30 है। उसका नाम इलेक्टोरल रोल में जुड़ा हुआ होना चाहिए इंडिया के किसी भी कोने से, किसी भी पार्ट से। वो इंसॉल्वेंट ना हो, बैंकरप्ट ना हो, उसका दिवालिया ना निकला हो, मतलब उसके जो असेट्स हैं वो हमेशा उसकी लायबिलिटीज से ज़्यादा हो। मतलब उसका जो डेट है उसका अमाउंट इतना ज़्यादा ना हो कि वो उसे पे ही ना कर पाए, अपनी सारी संपत्तियों को बेचकर भी उसके जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं उनको वो पूरा कर पाए, ऐसा होना चाहिए। जैसे मेरे ऊपर अगर गरीब इंसान, चलो 50 लाख का कर्जा है, 50 लाख का डेट है, तो मेरे पास 50 लाख की असेट्स होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे पास कहीं से फ़ंड अरेंज नहीं हो रहा है तो मैं उन असेट्स को सेल करके अपनी डेट को पे कर पाऊँ। देन ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट। मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट होगी, एमलमेंट्स पॉक्स सैलरी देने का काम गवर्नमेंट करेगी, तो ऐसे ऑफिस को अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। पहले उस ऑफिस से आप रिज़ाइन करो तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। और आप क्रिमिनल ना हो, ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। क्रिमिनल नहीं होना चाहिए आप, ठीक है। आप पागल नहीं होने चाहिए, आपका माइंड प्रॉपर काम करते रहने वाला होना चाहिए, अनसाउंड माइंड के ना हो, बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट ना हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेटा बिल्कुल जैसे लोकसभा का डिस्क्वालिफिकेशन हमने पढ़ा था, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। अब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पढ़ेंगे। तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमने पढ़ा था स्पीकर होता है, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? वंस यू गेट दिस पोस्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अटैच्ड विद इट, ठीक है। अगर आप पीएम हैं तो आप नीति आयोग के चेयरमैन भी होंगे। इसको क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो पोस्ट। कि भाई नीति आयोग का चेयरमैन कौन बनेगा? जो पीएम होगा। क्लियर है? तो वंस यू बिकम द पीएम, आप एक्स ऑफिशियो क्या बन गए? चेयरमैन नीति आयोग के। ऐसे ही हम चेयरमैन की बात करेंगे। जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिशियो कौन होता है बेटा? वाइस प्रेसिडेंट। जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट बने, आप क्या बन जाते हो? चेयरमैन बन जाते हो राज्यसभा के, ठीक है। सारी मीटिंग्स को प्रिसाइड करने का काम फिर किसका ही होगा? चेयरमैन का। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी करंट में? जगदीप धनखड़, ठीक है। और ये वोट नहीं डाल सकता किसी भी इशू पर। कब तक? जब तक टाई ना हो रहा। अगर टाई हो रहा होगा तो हमारा चेयरमैन वोट डाल सकता है, ठीक है। जब तक 50-50 वाली सिचुएशन नहीं आती तब तक हमारे चेयरमैन वोट नहीं करेंगे। पर जब 50-50 कट टू कट हो गया तो इन्हें वोट डालना पड़ सकता है, ये तभी वोट डाल सकते हैं। जो राज्यसभा होता है वो डेप्यूटी चेयरमैन को भी इलेक्ट करता है,
अपने मेंबर में से ही किसी एक को। जब चेयरमैन नहीं होते तो उनके सारे काम कौन करते हैं बेटा? डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। जो पार्लियामेंट होती है उसमें कौन कौन आता है बेटा? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। द पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, वो कॉम्पिटिंग सेंटर्स नहीं हैं बेटा, को पार्टनर्स हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जो 2 हाउसेज हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये कॉम्पिटिंग सेंटर्स नहीं हैं। इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है बेटा, ये तो को पार्टनर्स हैं। सरकार को चलाने के लिए इन दोनों में प्रॉपर पार्टनरशिप रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो बेटा हमारी जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, दोनों इक्वल पावर एंजॉय करते हैं, सिर्फ 2 मैटर को छोड़ दें तो। एक मैटर होता है फिनेंशियल मैटर और दूसरा होगा बेटा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लोकसभा में बैठते हैं, तो एक इनको छोड़ दो और फाइनेंशियल मैटर्स को छोड़ दो। इन 2 मैटर को अगर हम छोड़ दें तो लोकसभा और राज्यसभा इक्वल पावर और स्टेटस एंजॉय करते हैं। दे एंजॉय इक्वल पावर एंड स्टेटस इन ऑल स्पेयर एक्सेप्ट किसको छोड़कर? फाइनेंशियल मैटर्स एंड द टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये 2 चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक्सक्लूसिवली किसके डोमेन है? लोकसभा के। राज्यसभा के पास इक्वल पावर है जैसी लोकसभा के पास है। अगर हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात करें, अगर कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाना है, तो दोनों की पावर सेम होगी। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो लोकसभा राज्यसभा इक्वली पावर होंगे। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, जब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो दोनों की पावर सेम होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को उनकी पोजीशन से रिमूव करना है तब दोनों की पावर सेम होगी। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस होता है ना, जिससे इमरजेंसी की घोषणा होती है, ठीक है, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर पा रही है तो ये प्रस्ताव किसके सामने आएगा? दोनों ही हाउस किसके सामने आएगा? अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी होगी, उसकी घोषणा करनी होगी, किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपर काम नहीं कर रही है उस केस में, तो दोनों ही हाउसेस में प्लेस किया जाएगा इस मैटर को। हर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो इमरजेंसी की बात करता हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में फेल कर गई हो उसकी बात करता हो, तो ये दोनों ही हाउसेस में आएगा। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है दोनों हाउसेस के बीच में तो जॉइंट सिटिंग होगी, ठीक है, जहाँ पर दोनों हाउसेस साथ में बैठेंगे और फिर मेजॉरिटी वोट से वो मैटर डिसाइड होगा। अगर बेटा किसी भी मैटर में दोनों हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस साथ में बैठते हैं और मेजॉरिटी वोट से मैटर डिसाइड होता है। अब हम बात करेंगे बेटा लेजिस्लेटिव पावर्स की। जितने भी बिल्स होते हैं सिर्फ मनी बिल को छोड़कर, ऑल बिल्स अदर देन मनी बिल, सिर्फ मनी बिल को छोड़कर वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकते हैं, कभी राज्यसभा में कभी लोकसभा में। पर मनी बिल एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा। नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस एग्रीड बाय बोथ द हाउसेज। कोई बिल लॉ तब तक नहीं बन पाएगा, कानून तब तक नहीं बन पाएगा जब तक दोनों हाउसेस का कंसेंट उसको नहीं मिल जाता। फिर से ध्यान से सुनना, जितने भी बिल होते हैं सिर्फ मनी बिल को छोड़कर किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकते हैं और कोई बिल कानून तब तक नहीं बनता, लॉ तब तक नहीं बनता जब तक दोनों हाउसेस उसके लिए एग्री ना कर दें। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होगा तो जो प्रेसिडेंट है फिर से दोनों हाउसेस को बुला लेगा। समन करने का मतलब होता है बुलाना। क्या होगी? जॉइंट मीटिंग होगी और जॉइंट सिटिंग में जो इश्यूज़ होते हैं वो मेजॉरिटी वोट से डिसाइड होते हैं। मेजॉरिटी मेंबर जिसके लिए वोटिंग करेंगे वो मैटर हाँ या ना में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर हम बोले फार्मर्स बिल आना चाहिए, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में एग्रीमेंट नहीं बन रहा था इस चीज़ को लेकर के, प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग की, अब टोटल मेंबर 500 से 700 हो गए। अब 700 में से अगर 400 बोल रहे हैं कि फार्मर्स बिल आना चाहिए तो ऑब्वियसली बात है 50% से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो फार्मर्स बिल आ जाएगा। अगर 50% से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि नहीं आना चाहिए तो वो नहीं आएगा। जब जॉइंट सिटिंग होती है तो इश्यूज़ को डिसाइड किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस जो प्रेजेंट हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं
दोनों हाउसेस को मिला के जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी वोटिंग जिस बात के लिए हाँ बोलेगी वो डिसाइड हो जाएगा। जो पार्लियामेंट है वो किन किन मैटर्स पे लॉ बना सकती है। द पार्लियामेंट इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन, पहला यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स आएंगे ना बेटा उस पर लॉ बनाने का काम एक्सक्लूसिवली सब किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को। यूनियन लिस्ट, ठीक है, इसमें जितने भी मैटर हैं उनमें लॉज बनाने का काम एक्सक्लूसिवली किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स। बैंकिंग में कोई लॉ बनाना हो, कम्युनिकेशन में, फॉरेन अफेयर्स में, डिफेंस में, तो ये सब कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ मैटर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों के पास अथॉरिटी होती है कि वो उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अलावा पार्लियामेंट के पास भी पूरा राइट है कि वो लॉज बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर आते हैं वो हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, एडॉप्शन, सक्सेशन, ट्रेड यूनियन का मैटर हो, सक्सेशन का, एडॉप्शन का, फॉरेस्ट का, एजुकेशन का, तो इन मैटर में स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है, मतलब पार्लियामेंट भी बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ भी बना सकती हैं। पर ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, स्टार बना के फीड कर लेना कहीं पर कि अगर कभी कन्फ्लिक्ट हुआ यूनियन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी लॉ को लेकर के जो किस रिगार्ड में बनाया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट के रिगार्ड में बनाया जा रहा है, और कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो चलेगी किसकी, सेंटर की। बेटा हमारी कंट्री में हमने जिस फेडरल स्ट्रक्चर को ऑप्ट किया है उसमें सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, तो यूनियन की चलेगी। क्लियर है। अब हम रेसिडरी पावर्स की बात करेंगे। तो जो पार्लियामेंट है उसके पास रेसिडरी पावर्स भी होती हैं। इसका मतलब ये उन सारे मैटर्स पे लॉ बना सकता है जो भी लिस्ट बनाई गई है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। बेटा जब यूनियन लिस्ट बन रही थी, स्टेट लिस्ट बन रही थी, कॉन्करेंट लिस्ट बन रही थी, यूनियन लिस्ट मतलब जिन पे कानून सिर्फ सेंटर बनाएगा, स्टेट लिस्ट जिसमें कानून सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाएंगी, कॉन्करेंट जिस पे दोनों बना सकते हैं। अब एजुकेशन में हम लोग देखते हैं ना, कई बार हम लोग MP बोर्ड, UP बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं, कर्नाटका बोर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं, और कई बार CBSE में पढ़ते हैं ना, तो सेंट्रल बोर्ड भी होता है, स्टेट बोर्ड भी होता है, तो ऐसे दोनों बोर्ड पर काम चल सकता है। ये किस में होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में। पर बेटा बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जैसे साइबर क्राइम, साइबर लॉ, सॉफ्टवेयर, जो किसी तीनों लिस्ट में का पार्ट नहीं है, ना तो वो सेंट्रल लिस्ट में, ना यूनियन लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो वो किस में आते हैं, रेसिडरी लिस्ट में आते हैं, और इन पे कानून कौन ही बनाता है, सेंटर। वो मैटर जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, ऐसे किसी भी मैटर पे कानून कौन ही बनाएगा बेटा, हमारा सेंटर। अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट के मैटर्स की। तो जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं उसमें आता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस। तो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इवन ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट। अब बेटा मैंने क्या बोला कि स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का राइट सिर्फ किसको है, स्टेट लेजिस्लेचर को। पर अभी मैं ही क्या बना रही हूँ कि कई बार ऐसा हो सकता है कि स्टेट लिस्ट के मैटर में भी सेंटर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो वो कब पॉसिबल होता है, जब इमरजेंसी लगी हो। तो स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स नहीं बनाएगा, स्टेट मैटर पे कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। जब राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजॉरिटी से कि भाई ये जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना इसकी नेशनल इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, तो 3/4 मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी से पास भी हो जाए, तो इसी बात है उस पर कानून सेंटर ही बनाएगा। तीसरा मैटर भी होता है बेटा, जब कोई स्टेट, एक अकेला नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा, जब कोई 2 स्टेट मिलके, 2 से ज़्यादा स्टेट मिलके ये ओपिनियन रखते हों कि पार्लियामेंट को ही लेजिस्लेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो किस में मेंशन है, स्टेट लिस्ट में मेंशन है, भले वो एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, इरीगेशन हो, पुलिस हो, तो पार्लियामेंट एक एक्ट बना सकता है उस सब्जेक्ट के ऊपर। पर वो एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के ऊपर होगा बेटा जिन्होंने अपनी कंसेंट दी होगी। अब हम ऑर्डिनेंसेस को पढ़ेंगे। तो जो प्रेसिडेंट है उसके पास पूरी पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकता है। कब, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो। अभी हमने बोला था पार्लियामेंट 2 बार मिलती है, कम से कम 2 सेशन उसके होने चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है पार्लियामेंट नहीं मिल रही, कोई रूल, कोई मैटर है जो अर्जेंट इंपॉर्टेंस का है, तो उस पर क्या होगा, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है।
इट हैज़ सेम इफेक्ट एज एन एक्ट, एक्ट की तरह ही पावरफुल होता है ऑर्डिनेंसेस। जितने भी ऑर्डिनेंसेस होते हैं उन्हें दोनों हाउसेस के सामने रखा जाता है अप्रूवल के लिए विद इन अ 6 वीक। जब मीटिंग स्टार्ट हो गई हो लोकसभा राज्यसभा की, तो 6 वीक के अंदर ऑर्डिनेंसेस को उसमें पास होना ज़रूरी है। पास हुआ तो वो एक्ट लॉ बन जाएगा, है ना, एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, नहीं हुआ तो ख़त्म। फिर से ध्यान से सुनो अगर कन्फ्यूजन आया है तो। जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो प्रमलगेट कर सकता है किसी भी ऑर्डिनेंस को, कब, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। जो पार्लियामेंट होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, वो एक्ट की तरह ही होता है। जितने भी ऑर्डिनेंसेस होते हैं उन्हें हम दोनों हाउसेस के सामने रखेंगे अप्रूवल के लिए। ऑर्डिनेंसेस cease to operate after 6 weeks from the reassembly of parliament, ठीक है, unless they are approved by the house। अगर हाउसेस की मीटिंग चालू हो गई 6 हफ्ते के अंदर, उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को अप्रूवल मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज उसको सीज़ करना पड़ेगा। ये जो वर्ड सीज़ करना है ना, इसका मतलब होता है बंद कर देना। वो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने इशू किया था, एक्ट की तरह ही जो काम कर रहा था, अगर वो 6 वीक में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास नहीं होगा तो उसका खेल ख़त्म हो जाए, ठीक है। दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तो कंटिन्यू रहेगा, नहीं किया तो ख़त्म। पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब पूरा टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है ना बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का किसी स्टेट में, तो स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है उस पर्टिकुलर स्टेट में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होती है तो पार्लियामेंट जो होती है वो लेजिस्लेचर की तरह काम करने लगती है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए और सारी पावर को ले लेती है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पावर ऑफ पासिंग द स्टेट बजट। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का पूरी तरह ब्रेकडाउन हो जाए तो स्टेट इमरजेंसी लगती है, ठीक है। जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो उस स्टेट के लेजिस्लेचर की जितनी भी पावर होती है वो किसके हाथों में आ जाती है, पार्लियामेंट के हाथों में आ जाती है। और उस स्टेट के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेने हो, कोई भी डिसीजन लेने हो, वो सब किसके पास आ जाएंगे, पार्लियामेंट के पास आ जाएंगे। द पार्लियामेंट बिकम द लेजिस्लेचर इन द स्टेट कंसर्न एंड एज्यूम ऑल पावर, सारी पावर पार्लियामेंट के पास आ गई। इवन फाइनेंशियल पावर, उस स्टेट के बजट को पास करने की पावर भी किसके पास आ जाएगी, पार्लियामेंट के पास हो जाएगी। बेटा हम वीडियो को कर रहे हैं यहीं पर एंड पार्ट 5 भी बनेगा जिसमें हम फाइनेंशियल पावर्स को डिस्कस करेंगे और हो सकता है पार्ट 6 भी बने। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए।